गोरखपुर जिले के कलेक्टर एसएनएम त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजय नाथ के बीच ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई शुरू हो जाती है। पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच ऐसा घमासान गैंगवार छिड़ता है कि 50 से अधिक लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। एक वक्त के बाद तो पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनतियां करना बंद कर दिया। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही ने एमएलए रविंद्र सिंह की कनपटी पर रिवॉल्वर रख के भोजपुरी में कहा कि अच्छा तो तुम अब विधायक बन गए और मैं अब एक क्रिमिनल बन गया हूँ। एक हद तक गोरखपुर के पीठ महंत और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी वीरेंद्र प्रताप शाही के साथ थे। एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया। शुक्ला अपनी सक्सेस से इतना अधीर हुआ जा रहा था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की भी सुपारी ले ली। पुलिस ने सुनील शेट्टी की एक तस्वीर के ऊपर गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का चेहरा लगाकर अखबारों में छपवा दिया ताकि ये पहचान में ना आ सके कि ये तस्वीर पुलिस को किससे मिली है और कैसे मिली है। गोरखपुर जिले में रहने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी के गाजीपुर जिले में भी दो लोकल डॉन काम किया करते थे, एक साधु सिंह, एक मकनू सिंह। साधु सिंह और मकनू सिंह के साथ ही एक तीसरा आदमी भी काम किया करता था और उस आदमी का नाम था मुख्तार अंसारी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन को कम करने के लिए सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। सरकार द्वारा बहुत सारा बजट पूर्वांचल क्षेत्र में लगाया जाने लगता है। सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग से इन बड़े बड़े सरकारी ठेकों को लेने के लिए अलग अलग समूहों में होड़ मचने लगती है और इस कारण पूर्वांचल क्षेत्र में गैंगवार और गुटबाजी की शुरुआत होती है। इसी पूर्वांचल क्षेत्र में एक जिला है गोरखपुर। पूर्वांचल क्षेत्र में गोरखपुर के पास ही कई जिले हैं जैसे बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बस्ती और गोंडा आदि। अलग अलग समय पर पैदा हुए अलग अलग डॉन की वजह से पूर्वांचल साम्राज्य के केंद्र कभी बलिया रहा, कभी गोंडा, कभी प्रतापगढ़ तो कभी गोरखपुर रहे। बात अगर गोरखपुर की करें तो गोरखपुर की सत्ता के 3 केंद्र थे। पहला मठ यानी गोरखनाथ टेम्पल, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, यह हिंदू पॉलिटिक्स का केंद्र रहा। दूसरा आता है हाता, यह ब्राह्मण राजनीति का केंद्र रहा। तीसरा शक्ति सदन यानी ये जगह क्षत्रिय यानी राजपूतों की राजनीति का केंद्र रहा। 1970 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बड़े ताकतवर नेता रहे, एक बलवंत सिंह और दूसरे हरिशंकर तिवारी। बलवंत सिंह ठाकुरों के कबीले के लीडर थे, हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के। इन दोनों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है और इन दोनों गैंग के बीच इस कदर अदावत होती है कि गोरखपुर में बंदूकों की तड़तड़ाहट कभी भी सुनने को मिल सकती थी। यहीं से उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक शब्द में इटली और मैक्सिको की तरह माफिया और गैंग शब्द प्रचलित होने लगते हैं। आगे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का जन्म भी इन्हीं खूनी युद्धों के बीच होता है। 80 के दशक में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व की इस लड़ाई में करीब 50 से अधिक लोगों की हत्या हुई, जो 90 के दशक में इस लेवल पर पहुंच जाती हैं कि लोगों ने एक समय के बाद लाशों की गिनतियां करना बंद कर दिया। लेकिन इस कास्टवार की शुरुआत पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस पूरे गैंग से आप गोरखपुर की कहानी को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों में जाना पड़ेगा। साल 1957 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया गोरखपुर स्थित आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़े सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीजे चाको का था। सीजे चाको चाहते थे सेंट एंड्रयूज कॉलेज को एक मिशनरी कॉलेज से ट्रांसफर करके एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए। सीजे चाको ने 1948 में अपना ये आइडिया गोरखपुर के तत्कालीन डीएम एसएनएम त्रिपाठी को दिया, लेकिन सीजे चाको का ये आइडिया उनके ही कॉलेज यानी सेंट एंड्रयूज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने नकार दिया, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद भी गोरखपुर के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काम जारी रखा। सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापना समिति बनाई गई। इन सभी लोगों ने कलेक्टर एसएनएम त्रिपाठी को इस समिति का यानी इस ट्रस्ट का अध्यक्ष मान लिया। साथ ही गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ और उद्योगपति सरदार सुरेंद्र सिंह मजेठिया को इस ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जिला अधिकारी एसएनएम त्रिपाठी ने आजादी के बाद यूपी के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री रहे।
गोविंद बल्लभ पंत और संपूर्णानंद से अपने संपर्कों का फायदा लिया और परिणाम ये होता है साल 1957 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। 12 कोर्स चलाए जाने लगते हैं। यूनिवर्सिटी के काम काज का जिम्मा एक गवर्निंग कमेटी को दिया जाता है। अब जो कोई इस गवर्निंग कमेटी को कंट्रोल में कर सकता था वही यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल करने जा रहा था। वही यूनिवर्सिटी के टीचर और बाकी स्टाफ के अपॉइंटमेंट्स में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा था। इस गवर्निंग कमेटी में SNM त्रिपाठी के साथ साथ गोरखपुर गीता प्रेस के हेड हनुमान प्रसाद, महंत दिग्विजयनाथ और सरदार सुरेंद्र सिंह मजेठिया थे। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर किसका नियंत्रण होगा, इसे लेकर कलेक्टर SNM त्रिपाठी और गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजयनाथ के बीच में तसल शुरू हो जाती है। यही से गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर संघर्ष की शुरुआत होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नियुक्तियां होने लगती हैं। ठाकुर गुट ठाकुरों को नौकरी पर लगाता तो पंडित गुट पंडितों को नौकरी देता। गोरखपुर में इलाके के एक बड़ी यूनिवर्सिटी का होने का मतलब था यहाँ से अब पूर्वांचल क्षेत्र पर अपना साम्राज्य चलाने वाले राजकुमारों का जन्म होना था। इसलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल बनाने के लिए दोनों गुटों द्वारा यहाँ के छात्र नेताओं को राजनीतिक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। क्योंकि महंत दिग्विजयनाथ के आगे SNM त्रिपाठी थोड़े हल्के पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी जाति यानी ब्राह्मण जाति के एक छात्र नेता की जरूरत महसूस हुई और इस तरह ये तलाश पंडित हरिशंकर तिवारी नाथ के एक छात्र नेता पाने पर पूरी हुई। पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के एक ताकतवर छात्र नेता की तरह उभर रहे थे। आगे लगातार 6 बार विधायक बनते हैं और हर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। ताकतवर इतना अधिक बनते हैं कि बड़े बड़े गैंगस्टर हरिशंकर तिवारी के पैर छूने लगते हैं। हरिशंकर तिवारी ने साल 1960 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में MA की पढ़ाई करी और यहीं से हरिशंकर तिवारी सरकारी ठेकों में भी हाथ मारने लगते हैं। इसके रिस्पांस में ठाकुर लाबी के द्वारा बलवंत सिंह और सुरेंद्र सिंह को राजपूत फेस की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगता है। ठाकुरों के सपोर्ट के कारण 1967 में वीरेंद्र सिंह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं और इसके बाद 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी छात्र अध्यक्ष बन जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में रविंद्र सिंह की छवि तेज तर्रार नेता की बन चुकी है। ये वो दौर था जब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आपातकाल हटने के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता दल ने रविंद्र सिंह को टिकट दे दी और अपने पहले ही चुनाव में रविंद्र सिंह कोड़ीराम सीट से विधायक बन जाते हैं। लेकिन ठाकुर ब्राह्मणों के बीच चल रही वर्चस्व की ये लड़ाई जल्द ही एक खूनी संघर्ष में बदलने वाली थी। साल 1978 में छात्र नेता रविंद्र सिंह के मित्र बलवंत सिंह की गोलघर के पास हत्या कर दी जाती है। बलवंत सिंह की हत्या के पीछे बलवंत सिंह के करीबी रुदल प्रताप सिंह का नाम आया और ये रुदल प्रताप सिंह हरिशंकर तिवारी का भी करीबी था। बलवंत सिंह की हत्या से ठाकुर लोबी को एक बड़ा नुकसान हुआ। बलवंत सिंह के बाद ठाकुर गुट का मोर्चा संभाला वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती जिले के रहने वाले थे और गोरखपुर के बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह से दोस्ती होने के कारण उनका गोरखपुर में आना जाना लगा रहता था। जिस वक्त बलवंत सिंह की हत्या हुई उन दिनों वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती जिले में अपना राजनीतिक करियर शुरू कर रहे थे। बस्ती में वीरेंद्र शाही की राम किंकर सिंह से अच्छी खासी बनती थी, जो बाद में विधायक भी बने, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो जाती है। इसका कारण यह था कि राम किंकर सिंह ने वीरेंद्र सिंह की एक सहयोगी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बदले में शाही ने राम किंकर पर हमला कर दिया, लेकिन राम किंकर सिंह से दुश्मनी मोल लेने के बाद वीरेंद्र शाही के लिए बस्ती जिले में रहना मुश्किल हो जाता है। जब बलवंत सिंह की हत्या हुई तो वीरेंद्र शाही तुरंत ही गोरखपुर पहुंच जाते हैं। करीब 10,000 लोगों की भीड़ बलवंत सिंह के शव यात्रा में जुटी और इसके बाद वीरेंद्र शाही बलवंत सिंह के समर्थकों के साथ यानी ठाकुर गुट के लड़कों को लेकर कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं और इसके बाद और यही से शुरुआत पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच भीषण गैंगवार की, जो अगले एक दशक तक चलता रहा। इस गैंगवार में 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं। पूर्वांचल के लोगों ने लाशों की गिनतियां करना छोड़ दिया।
एक साथ 3-3, 4-4 और 7-7, 8-8 लोगों की हत्याएं हुई। इधर बलवंत सिंह की हत्या के बाद रविंद्र सिंह ने जेल से अपनी जमानत करवाने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही को बस्ती से गोरखपुर बुलवाया। उस वक्त रविंद्र सिंह जेल में थे, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर पहुंचते हैं, 28 अगस्त 1978 के दिन वीरेंद्र के एक समर्थक बेची पांडे की हत्या कर दी जाती है। इसके बदले में वीरेंद्र प्रताप शाही के लड़कों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट रंग नारायण पांडे समेत तिवारी गुट के 3 लोगों की हत्या कर दी। और उसी साल एक गवाह के अनुसार वीरेंद्र प्रताप शाही खुद को बचाते हुए लखनऊ में विधायक रविंद्र सिंह के आवास पर पहुंचते हैं, यानी एमएलए हॉस्टल पहुंचते हैं। और रविंद्र ने शाही से कहा कि तुम यहाँ कैसे, यहाँ से पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी। इस पर शाही ने भोजपुरी में कहा कि अच्छा तो तुम विधायक बन गए और मैं अब एक क्रिमिनल बन गया। ये कहते हुए शाही ने रविंद्र सिंह के ऊपर रिवॉल्वर तान दी और हार कर रविंद्र सिंह ने शाही को एक सेफ जगह पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन इधर पंडित हरिशंकर तिवारी गुट की तरफ से शाही के बीच 2 से 3 करीबियों की एक बार फिर हत्या कर दी जाती है। अब दोनों ओर से लोगों को समझ में आने लगा कि असली दबदबा बनाना है तो राजनीति में जीतना होगा। साल 1974 में भी पंडित हरिशंकर तिवारी एमएलसी के पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी उनके ही जाति के कांग्रेस उम्मीदवार शिवहर्ष उपाध्याय ने हरा दिया था। इधर वीरेंद्र शाही रविंद्र सिंह से ही राजनीति के गुण सीख रहे थे। वहीं पंडित हरिशंकर तिवारी ने अपनी ही जाति के एक और व्यक्ति को तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका नाम अमरमणि त्रिपाठी। आगे अमरमणि त्रिपाठी भी 4 बार विधायक बनते हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी बनते हैं। 80 के दशक आते आते गोरखपुर के सरकारी ठेकों को लेकर वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच रार और अधिक बढ़ने लगती है। इस दौरान 1980 में महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे थे। वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इत्तेफाक से वीरेंद्र शाही को शेर चुनाव चिन्ह मिलता है। वहीं हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र शाही के सामने अमरमणि त्रिपाठी को उतार दिया, लेकिन इस चुनाव में वीरेंद्र प्रताप शाही ने अमरमणि त्रिपाठी को बुरी तरह हरा दिया। शेर चुनाव चिन्ह होने के कारण वीरेंद्र प्रताप शाही को शेर पूर्वांचल कहे जाने लगा। लेकिन साल 1980 में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास ही वीरेंद्र शाही के गुरु एमएलए रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। रविंद्र सिंह को गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया जाता है। रविंद्र सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल में ठाकुर गुट के सबसे बड़े नेता थे। एमएलए रविंद्र सिंह की हत्या ने गोरखपुर पूर्वांचल की राजनीति की जातिवाद के जहर को और अधिक उभार दिया। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र शाही ठाकुरों के लीडर बन जाते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में चल रहे गैंगवार में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों ने अपने अपने जाति से जुड़े नेताओं की मदद की, इसलिए दोनों को ही अपनी जाति के नेताओं का संरक्षण भी मिलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए लिखे एक लेख में पत्रकार श्यामलाल यादव लिखते हैं, उस वक्त के इरिगेशन मिनिस्टर मंत्री यानी वीर बहादुर सिंह ने अपनी ही जाति के वीरेंद्र शाही को संरक्षण दिया। वहीं एक दूसरे मंत्री श्रीपति मिश्र और पूर्व में रहे सीएम कमलपति त्रिपाठी ने अपनी ही जाति से आने वाले हरिशंकर तिवारी का साथ दिया। कमलपति त्रिपाठी साल 1971 से 1973 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे और आगे चलकर श्रीपति मिश्र भी साल 1982 से लेकर 1984 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माफिया हरिशंकर तिवारी को कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। वहीं आगे चलकर 1985 में वीर बहादुर सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाते हैं और 1988 तक सीएम रहते हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीरेंद्र शाही की कितनी धमक रही होगी। हालांकि ये सीएम वीर बहादुर सिंह ही थे जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए सबसे पहले गैंगस्टर कानून एंटी सोशल एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं।
इस तरह तिवारी और शाही गैंग का दबदबा उस वक्त के पूर्वांचल क्षेत्र में फैल गया। इसमें देवरिया जिले से लेकर गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बनारस और प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ भी आती है। इसके बॉर्डर से लगे नेपाल और बिहार के कुछ क्षेत्र भी इसमें आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में पत्रकार संतोष भारती बताते हैं कि एक हद तक गोरखपुर पीठ के महंत अवैधनाथ भी वीरेंद्र शाही के साथ थे, यानी योगी आदित्यनाथ के गुरु भी वीरेंद्र शाही के साथ थे। संतोष भारती बताते हैं कि 80 के दशक में एक वक्त पर अकेले तिवारी के पास 30 विधायकों का साथ था, वहीं शाही के पास 10 एमएलए थे। 1981 में महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और इस चुनाव में वीरेंद्र शाही भी लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। जब 1985 के यूपी के विधानसभा चुनाव आते हैं तो हरिशंकर तिवारी भी गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ हरिशंकर तिवारी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस के तत्कालीन एमएलए भृगुनाथ चतुर्वेदी की। भृगुनाथ चतुर्वेदी चिल्लूपार विधानसभा सीट से 3 बार से विधायक की जीत रहे थे और अपने दिनों में भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को अपने आगे कभी नहीं टिकने दिया था। इसलिए हरिशंकर तिवारी जानते थे कि इलाका जीतना है तो भृगुनाथ चतुर्वेदी का आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन 1985 का चुनाव आते आते भृगुनाथ चतुर्वेदी हरिशंकर तिवारी का साथ देने लगते हैं। इसके पीछे एक बड़ी घटना थी। दरअसल चिल्लूपार से ही सटा कस्बा है बड़हलगंज। यहाँ मुरलीधर नाम के एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस किया करते थे। मुरलीधर दुबे को एमएलए भृगुनाथ चतुर्वेदी का राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन 1980 में ही दुबे की हत्या हो जाती है। मुरलीधर दुबे की हत्या का आरोप पूर्वांचल क्षेत्र में ही आने वाले आजमगढ़ के एक राजपूत पर लगा। यहीं से भृगुनाथ चतुर्वेदी को एहसास होने लगता है कि उन्हें भी अपनी ही जात के बाहुबल की जरूरत है। इसलिए हरिशंकर तिवारी उन्हें ये समझाने में सफल रहे कि उन्हें क्यों उनकी ही जाति के हरिशंकर तिवारी को जिताना चाहिए। इस तरह भृगुनाथ चतुर्वेदी ने हरिशंकर तिवारी को अपनी जगह अगला विधायक बनाने की ठान ली। लेकिन समस्या ये थी कि कांग्रेस ने बाहुबली हरिशंकर तिवारी के नाम पर मुहर नहीं लगाई। परिणाम ये हुआ कि अब रघुनाथ चतुर्वेदी ने ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी चरण सिंह की पार्टी से हरिशंकर तिवारी के लिए एक टिकट लिया। इस वक्त हरिशंकर तिवारी जेल में थे और जेल से ही पर्चा भर दिया। इस तरह भृगुनाथ चतुर्वेदी की मदद से हरिशंकर तिवारी जेल से ही पहली बार विधायक बन जाते हैं। इसके बाद तो न इस सीट ने तिवारी को छोड़ा और न तिवारी ने इस सीट को छोड़ा। हरिशंकर लगातार 6 बार चिल्लूपार सीट से विधायक बनते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर की धमक ये थी कि भाजपा के कल्याण सिंह से लेकर सपा के मुलायम और बसपा की मायावती सभी सरकारों में तिवारी कैबिनेट मंत्री रहते हैं। इसे छोड़िए, जब यूपी में जगदम्बिका पाल की एक दिन की सरकार बनती है, एक दिन की सरकार में भी हरिशंकर तिवारी कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। इस तरह वीरेंद्र शाही भी 1985 के चुनाव में दोबारा विधायक चुन लिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की वेबसाइट पर छपे शाही के एक सहयोगी गंगवार से समझा जा सकता है कि शाही की दबंगई कितनी चलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बातचीत में गंगवार कहते हैं कि जब मैं बहराइच जिला गया तब मुझे पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर ने खुद का इंट्रोडक्शन वीरेंद्र शाही के बड़े भाई के रूप में दिया। मैं सरप्राइज था क्योंकि मुझे पता था कि शाही अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। बाद में जांच करने पर मुझे पता चला कि ये झूठा प्रचार इसलिए करता था ताकि उसे सरकारी ठेके मिल सके, क्योंकि उसका सरनाम भी शाही था। बाद में वीरेंद्र शाही महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद नौतनवा विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़े। हालांकि ये दोनों चुनाव वीरेंद्र शाही हार गए और यहाँ से वे आगे कोई चुनाव जीत नहीं सके। यहाँ से वीरेंद्र शाही का राजनीतिक पतन शुरू होता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वीरेंद्र शाही का अंत इससे भी बुरा होने वाला है। वीरेंद्र शाही बना पंडित हरिशंकर तिवारी की लड़ाई के बीच तीसरे नौजवान गैंगस्टर का जन्म होने जा रहा था, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये श्री प्रकाश शुक्ला कौन था, जिसे यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था।
श्री प्रकाश शुक्ला भी गोरखपुर जिले के ही मांगपुर गांव का रहने वाला एक लड़का था। गांव में ही अखाड़े के पहलवानी दांव पेच सीखे, लेकिन एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लोकल बदमाश ने शुक्ला की बहन को छेड़ दिया। गुस्साए शुक्ला ने राकेश तिवारी की हत्या कर डाली। इस तरह श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री अपराध की दुनिया में होती है और इस घटना के बाद यूपी प्रशासन श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने लगती है, लेकिन शुक्ला के परिवार ने ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर की मदद मांगी। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश को अंडरग्राउंड कर दिया। माना जाता है कि इस घटना के बाद श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया गया था, लेकिन बैंकॉक से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया में दोबारा एंट्री ली। शुक्ला का इरादा अब पूरे देश का सबसे बड़ा डॉन बनने का था। उसे मसाज, जवान लड़कियों, अय्याशी और महंगी गाड़ियों का शौक लग चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि इस समय गोरखपुर पर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का कंट्रोल था और इनके बीच गोरखनाथ पीठ मंदिर था, इसलिए श्री प्रकाश शुक्ला की दाल नहीं गल रही थी। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के मशहूर बाहुबली नेता सूरज भान सिंह के साथ काम करने लग जाते हैं। इस कारण जिस हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला की मदद की, वही शुक्ला अब हरिशंकर तिवारी को ठिकाने लगाने का इरादा बना लेता है, क्योंकि उसे सबसे बड़ा डॉन बनना था। क्योंकि सरकारी ठेके सिर्फ उस आदमी को मिल सकते थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। सरकारी ठेकों के कारण ही श्री प्रकाश की लड़ाई वीरेंद्र शाही से शुरू होती है। 1996 के पास वीरेंद्र शाही के लड़कों ने गोधन सिंह के बेटे की हत्या कर दी और गोधन सिंह श्री प्रकाश का क्लोज फ्रेंड था। जब श्री प्रकाश को शाही के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला तो उसने अब वीरेंद्र शाही को ही निपटाने का प्लान बना लिया और अंततः साल 1997 की शुरुआत में ही प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को लखनऊ में सरेआम गोलियों से भून दिया। जिस वक्त शुक्ला ने वीरेंद्र शाही पर हमला किया, उस वक्त वीरेंद्र शाही अकेले थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने उनके शरीर पर AK-47 से गोलियां बरसाई और मरने के बाद वीरेंद्र शाही के शरीर पर करीब 105 छेद पाए गए। वीरेंद्र प्रताप शाही के मौत के बाद कायदे से हरिशंकर तिवारी को सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ केस उल्टा था। श्री प्रकाश शुक्ला पर दबंगई का इतना नशा चढ़ रखा था कि उसने अगला टारगेट अब पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन हरिशंकर तिवारी को निपटाने का मन बना लिया। श्री प्रकाश शुक्ला इतना खतरनाक बन जाता है, गैंगस्टर के भी बाप पंडित हरिशंकर तिवारी उससे अपनी जान बचाए भागने लगते हैं। शुक्ला से तिवारी को इतना डर था कि जब भी वे घर से निकलते, साथ में श्री प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदारों के साथ निकलते, ताकि अपने रिश्तेदारों को देखकर श्री प्रकाश शुक्ला उन पर हमला न करे। श्री प्रकाश शुक्ला की नजर गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट पर थी, जिस पर हरिशंकर तिवारी लगातार विधायक चुनते आ रहे थे। शुक्ला चाहता था कि ब्राह्मणों का डॉन हरिशंकर तिवारी नहीं बल्कि शुक्ला को माना जाए। शुक्ला इतना अधीर हुआ जा रहा था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। सुपारी ली या नहीं ली, लेकिन इसका हल्ला पूरा हो गया। अखबारों में सुर्खियां बनने लगती हैं। धीरे धीरे शुक्ला के नाम का सिक्का पूरे उत्तर प्रदेश में चलने लगता है। कई नेताओं और बाहुबलियों को शुक्ला ने ढेर कर दिया। शुक्ला दूसरे गैंगस्टर के मुकाबले अधिक दुर्दांत था और उसे हत्याएं करने में आनंद आता था। शुक्ला जिसको भी मारता, उसके शरीर में AK-47 की सारी गोलियां उतार देता था ताकि उसका भय बने। लेकिन कल्याण सिंह की सुपारी लेना शुक्ला के लिए महंगा पड़ जाता है। कल्याण सिंह की सरकार ने शुक्ला की इस हरकत को गंभीरता से लिया और 4 मई 1998 में सिर्फ शुक्ला को निपटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन कर दिया गया। इस STF में पुलिस कर्मियों और बड़े पुलिस अधिकारियों समेत करीब कुल 17 लोग थे और इस STF को 6 महीने का वक्त दिया गया। इस समय STF के अधिकारियों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए STF ने कंप्यूटर सीखने के लिए एक टीचर हायर किया। STF की टीम लीड करने वाले अधिकारियों में से एक रहे IPS राजेश कुमार पांडे। न्यूज के 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हमें शुक्ला के फोन टेप करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत थी, इसलिए हमने कानपुर के एक IITians से संपर्क किया
जिसने फोन टेपिंग और फोन कॉल्स ट्रांसफर करने की डिवाइस डेवलप की थी। देश के इतिहास में पहली बार था जब किसी के फोन टेप किए गए थे। आईपीएस राजेश कुमार पांडे आगे बताते हैं कि शुक्ला इतना चालाक था कि अपनी पिक्चर्स कहीं लीक नहीं होने देता था। हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। शुक्ला ने एक फोटो स्टूडियो मालिक की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने शुक्ला की फोटो सर्कुलेट कर दी थी। उसके बाद से शुक्ला की कोई फोटो लीक नहीं हुई, लेकिन हम शुक्ला के एक रिश्तेदार से उसकी फोटो लेने में कामयाब रहे। ये फोटो एक बर्थडे पार्टी का था जिसमें शुक्ला आया था, लेकिन शुक्ला के रिश्तेदार ने पुलिस से कहा अगर शुक्ला को ये पता चलता है कि फोटो उसने लीक की है कि हत्या कर देगा। अपने सोर्स को बचाने के लिए पुलिस ने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने का काम शुरू कर दिया। फाइनली पुलिस ने सुनील शेट्टी के एक तस्वीर के ऊपर शुक्ला का चेहरा लगा दिया ताकि ये पहचान में ना आ सके कि ये फोटो कहां से ली है। और अगले दिन लखनऊ के अखबारों में, देश भर के अखबारों में शुक्ला की तस्वीर छपवा दी जाती है। अंततः एसटीएफ ने फोन टेपिंग और बाकी टेक्नोलॉजी की मदद से शुक्ला का पता लगा लिया। शुक्ला दिल्ली में छुपा हुआ था। आईपीएस अरुण कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम दिल्ली पहुंच जाती है और 23 सितंबर 1998 के दिन हुई भीषण मुठभेड़ में एसटीएफ टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला का अंत कर दिया। इसके बाद चर्चाएं होती हैं कि एसटीएफ को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने एसटीएफ का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया। बाद में एसटीएफ को परमानेंट कर दिया जाता है। आज एसटीएफ यूपी पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है जिसका जन्म श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला की एनकाउंटर में हुई मौत ने पंडित हरिशंकर तिवारी को राहत पहुंचाई, जो उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे। यहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने पंडित हरिशंकर तिवारी को बचा के रखा। श्री प्रकाश शुक्ला और वीरेंद्र प्रताप शाही मुकाबले पंडित हरिशंकर तिवारी ने खुद से कभी हिंसा नहीं की। तिवारी निजी जीवन में शांत, व्यवहारिक और ग्राउंड टू रहने वाले आदमी थे, जो अपने हाथा पे आने वाले लोगों की मदद भी किया करते थे, संबंध बना के रखते थे। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला एक अति उतावला और अय्यासी किस्म का इंसान था जिसने बेहद कम उम्र में बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र शाही थोड़े गुस्से और अव्यवहारिक थे। इसलिए इन तीनों में सिर्फ हरिशंकर पंडित तिवारी ही राजनीतिक तौर पर सफल रहे और वहीं आगे सर्वाइव कर सके। यही कारण है कि दर्जनों आपराधिक केस लग जाने के बाद भी पंडित हरिशंकर तिवारी माननीय बने रहे। उनका हश्र बाकी गैंगस्टर जैसा नहीं हुआ। मई 2023 में हार्ट की बीमारियों से जूझने के बाद ही 91 साल की उम्र में पंडित हरिशंकर तिवारी ने शरीर छोड़ दिया। अपने जीते जी पंडित हरिशंकर तिवारी का पूरे पूर्वांचल पर दबदबा बना रहा। हर जिले में तिवारी गैंग के लोग सक्रिय थे। इस तरह पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले गाजीपुर जिले में हरिशंकर तिवारी के 2 लोकल डॉन काम किया करते थे, एक साधु सिंह, एक मकनू सिंह। साधु सिंह और मकनू सिंह के साथ एक और तीसरा आदमी का काम किया करता था। उस आदमी का नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की कहानी और अधिक दिलचस्प रहती है। इधर वीरेंद्र शाही के बाद पूर्वांचल के ठाकुरों में एक और बड़े दबंग नेता का जन्म होता है, ब्रजेश सिंह। जिस तरह 80 के दशक में पूर्वांचल के पंडित हरिशंकर तिवारी और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही के वर्चस्व की लड़ाई हुई, वैसे ही अगले 2 दशक से अधिक समय तक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच जंग होने जा रही थी। आगे कैसे हुआ मुख्तार अंसारी का उदय, आखिर ब्रजेश सिंह की उनकी लड़ाई क्यों थी, क्यों ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने लड़े, क्या है मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी, जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। आप गोरखपुर का पहला वीडियो यहीं तक, बाकी कहानी दूसरे वीडियो में। फिलहाल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।